नमो बुद्धाय। 강에 두진 열종 왔다 같은 제품을 지던 배신 있던 집이 고tâm de la source। मंचासीन हमारे संस्थान परिवार की कुल सचिव मैडम डॉक्टर सुनीता जी और हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर हिमांशु जी तथा संस्थान परिवार के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्राचार्यगण तथा विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण या HODs तथा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देने चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सुंदर अभिनंदन या स्वागत का जो आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये एक प्रकार से दिल को छूने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ इस संस्थान का कुलपति के बारे में, एक कुलपति सामान्य नहीं, जैसे हमारे प्रोफेसर चतुर्वेदी जी ने कहा, एक कुलपति को हिमालय सा विशाल, सागर सा गंभीर, ऐसा व्यक्तित्व वाला ज्ञान गुण से और आचरण से भरा होना चाहिए। ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरे अंदर दूर दूर तक नहीं है। इस चीज़ को मैं जानता हूँ, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा का प्रयोजन क्या होता है? एक व्यक्ति को ईमानदार, परोपकारी, बायसलेस काम करने वाला होना चाहिए। वो शिक्षा की एक प्रकार से परिणति या शिक्षा का परिणाम होता है। अगर उस संबंध में कहूँ, मैं अपने से संतुष्ट हूँ। मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बायस, भेदभाव मैंने नहीं किया। जहाँ सत्य है मैंने उसको जो है भरपूर ढंग से जहाँ भी आवश्यकता पड़ी कहा, मैंने पीछे नहीं हटा। शायद यही कारण है, इसी का पुण्य का फल है। मैं समझता हूँ आज मैं इस पद पर आसीन हो रहा हूँ, अन्यथा मेरे पास ज्ञान या नॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी ओर जब मैं 1977 में यहाँ छात्र के रूप में आया था, तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया, स्वप्न भी नहीं था कि एक दिन जो है संस्थान का कुल सचिव के पद पर पहुँचूँगा। कुछ स्वप्न भी नहीं था। दूर की बात नहीं, इधर अध्यापक बना, रीडर बना, उसके बावजूद भी ये मेरे अंदर कभी नहीं रहा कि ये भी अचीव हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, जब 2008-9 की बात है, लद्दाख में जो डायरेक्टर पद के लिए पोस्ट का विज्ञापन हुआ था, तो उस समय कुछ लोगों ने कहा भरना चाहिए, इसको डायरेक्टर पद के लिए फॉर्म भरना चाहिए। तो मैं तो सोचा, मैं तो इस स्वभाव का हूँ ही नहीं। मैं तो क्लासरूम से कमरे से क्लासरूम तक जाने वाला हूँ। उसके अतिरिक्त ना मैं सामाजिक हूँ, ना मैं प्रशासनिक हूँ, ना मैं व्यवहार कुशल हूँ। ये सब संबंध नहीं है। मैंने नहीं, देखिए, संस्थान की आवश्यकता है, ज़रूरत है, कुछ लोगों ने जोर लगाया, तो ठीक है। फिर मैंने, शायद उस समय अनिर्वाण थे, उनसे कहा यार भर दो यार, फॉर्म भेज देता हूँ। फिर तो उन्होंने भर दिया, भेज दिया। तो उसके बाद इंटरव्यू का समय आ रहा था, तो मैं रिम्पोचे जी के पास गया, धर्मशाला में एस रिम्पोचे जी के पास। मैंने कहा मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ, आपके अधीन एक लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मैंने काम किया है। आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, क्या मुझे वहाँ जाना उपयोगी होगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा सोच क्या है, वो आप जानते हैं। कृपया आप मेरे को मार्गदर्शन करिए, क्या करना चाहिए। तो उस समय
रिम्पोचे जी ने कहा, ये तो तुमने बहुत बड़ा कठिन प्रश्न मेरे को दे दिया है, तो आज शाम को मैं सो जाऊँगा। वो जानते थे, क्योंकि मेरा स्वभाव प्रशासनिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं हूँ, इतना आसान नहीं है उसको हैंडल करना। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह आना, मैं अपने ई स्टेप से जो भी प्रेयर करना या जो भी हो मैं देखूँगा, और फिर कल सुबह तुमको बताऊँगा करके उन्होंने कहा था। फिर नेक्स्ट डे मैं गया तो रिम्पोचे जी ने कहा नहीं, जाना चाहिए। बस उनके कहने से तो मैंने इंटरव्यू जो है फेस करा, मैं गया था। तो नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद मैंने देखा, यद्यपि मुझे, जैसे मैंने कहा, प्रशासन का कोई मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा वो थी। और ये पुण्य का परिणाम ही समझिए। मुझे एओ जो मिला, उस समय एओ कहते हैं, रजिस्ट्रार का पोस्ट नहीं होता था, उसने पूरा समर्थन दिया मेरे को, जो मैं चाहता था वो करके देता था। तो किया। तो 4 वर्षों में मैंने 2012 में मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर वहाँ पर जो है विभाग नहीं थी, एक ही विभाग के अतिरिक्त 5 विभाग को मैंने संस्कृत यूनिवर्सिटी से कुटुंब शास्त्री जी को बुलवा करके 5 डिपार्टमेंट खुलवाया। और फिर इस प्रकार करके जो है एक प्रकार से उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में मैं सफल रहा। वहीं मैं 4.5 साल में 70 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया था, 70 लोगों को उस समय। उसमें गोम्पा टीचर के लगभग 30 लोग थे, टीजीटी के लगभग जो है 18 थे, फिर प्रोफेसर एक था, रीडर था, फिर वहाँ पर सिर्फ मूल शास्त्र ही विभाग था। तो उसको मैंने सोचा हिमालयन स्टडीज़ है, तो 4 संप्रदाय अगर वहाँ नहीं है, कजु मीमांसा या गेलु ना हो, तो फिर कैसे हो, हिमालयन स्टडीज़ कैसे हो सकता है। फिर उसके लिए मैंने एकेडमिक काउंसिल में रख करके पास करके, फिर उसको बीओजी में रख करके, फिर 4 संप्रदायों की स्थापना मैंने वहाँ किया था। तो उससे मेरे को एक प्रकार से आत्मबल मिला, नहीं किया जा सकता है कुछ अगर करें, आपके अंदर गट्स है और आपका अपना व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, जिस कार्य के लिए आप सुपुर्द हैं, अगर उस कार्य को आप जो है दृढ़ता के साथ करेंगे तो कोई रुकावट या बाधा है ऐसा नहीं आती है। ये मुझे अनुभव हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो 4-4.5 साल का काम रहा था, बहुत सुंदर रहा था, बहुत सुंदर रहा था। दबाव भी आया था, तुरंत जवाब देता था। मैं व्यवहार कुशल थोड़ी हूँ, वो तो आप सब जानते हैं, मैं व्यवहार कुशल हूँ नहीं। जो सच्चाई है सच्चाई, सच्चाई कड़वी भी होती है। अब उसको जो लाभ लपोटी के साथ कहें या ना कहें, क्या करना है, वो गुमराही करना है। वैसे मेरे पास शब्दों का भंडार भी नहीं है पर्यायवाची शब्दों का कोई भंडार मेरे को नहीं है, जो आता है सीधा है। तो अपॉइंटमेंट मेरे की तरह काफ़ी दबाव आया, मंत्री तक का, सेक्रेटरी तक का। यहाँ तक भी मुझे कहा गया कि मगर सागर में बैठ करके मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा मौख हूँ, ठीक है, तो मैं कल ही छोड़ करके ये मेरे साथ है। मैं समझता हूँ इसी का परिणाम है कि आज मुझे इस संस्थान का सेवा करने का अवसर मिला है, अन्यथा मेरे पास क्वालिटी या ज्ञान नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सवेरे भी कहा था कि मेरे को जो है मैडम जैसा, डॉक्टर सुनीता जैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली और ज्ञानवान, सही और गलत को जानने वाली, और इस संस्थान के स्वरूप को कुछ ही महीने के अंदर समझने वाली, ऐसा मेरे को मैडम रजिस्ट्रार मिला है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मैं इस संस्थान का जो भी, जैसे आपने कहा ग्रीवेंसेस है, मैं जानता हूँ मेरे से विद्वान लोग हैं यहाँ पर, कुछ अध्यापक जो मूल शास्त्र में हैं, गत 10-10, 15-15 साल से जो है 25,000 पर या गेस्ट फैकल्टी के रूप में रह रहे हैं, उसको मैं अनुभव कर सकता हूँ, उनके पीड़ाओं को मैं समझ सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों को मैं निश्चित रूप से मैं कार्य करूँगा। आज तक मैं, क्योंकि अनिश्चितता थी, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब मैं
जो भी हो प्रयास करूँगा, ईमानदारी के साथ करूँगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आंख बंद करके करूँगा। जिसके लिए जो योग्यताएं आवश्यकता है उसको भी फुलफिल करना होगा। जिसके लिए हम सैलरी ले रहे हैं उसके अनुपात में हमने क्या क्या काम किया उसको भी आप लोगों को भी अंतर्मुखी होकर के विश्लेषण करना होगा। इन सब चीज़ों को हमको तुलना करते हुए समझते हुए तो कार्य जो है हमको जो है आगे बढ़ाना होगा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। अपना अपना दायित्व को जो है बाखूबी से निर्वाह कीजिए। उसी में आनंद है, उसी में आनंद। बाकी तो मैं अध्यापकों से तो क्या कहूँ। अभी ये SWA और MMC के छात्र लोग मेरे पास मिलने आए थे तो उनसे भी मैंने यही संदेशा, उनको भी यही संदेशा दिया था। देखो, यद्यपि आप लोग 1 साल के लिए हैं, ये 1 साल के अंदर भी बच्चों का देख रेख जो है आपको बहुत ईमानदारी से करना है। क्योंकि हम तो बच्चों से दूर रहते हैं, हमको पता नहीं लगता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। आप उन बच्चों के साथ रह रहे हैं तो अच्छी तरह ध्यान दीजिए। ऐसा करना भी पुण्य है। किसी एक बच्चे को जो छोटा है, जानकारी नहीं है, इन ज्ञान का क्या वैल्यू है, मातव्य नहीं जानता है, उसको समझाइए, बुझाइए। ऐसा करके आप उसके विचारों को परिवर्तन करके पढ़ाई में अगर उन इंटरेस्ट जागृत कर सकें तो एक परिवार का हित कर रहे हैं आप लोग। उस लड़की के माता पिता का हित कर रहे हैं, उनके भाई बहनों का आप जो है हित कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। ये करना चाहिए। बच्चे को सावधान कराइए। गलत कर रहा है तो उसको जो है डांटिए। डांटना कोई बुरी बात नहीं है, गलत करता है तो डांटना ही है। बिना डांटे कैसे होगा, वो उसके हित में है। यही मैंने उन बच्चों से कहा था। ये मत सोचिए कि 1 साल के लिए हैं तो छोड़ दो, ये नहीं, ये गलत होगा। तो मेरा उन बच्चों से यही निवेदन। इसी प्रकार आप लोग अध्यापक हैं तो मैं तो लद्दाख में होते समय यही कहा था। वहाँ पर भी ये अभिवादन वाला ये शुरू हुआ। उस समय मैंने यही कहा, मेरा संदेश यही था, आप लोग क्लास में जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की तरह समझिए। जिस प्रकार आप अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं, ठीक उसी प्रकार क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके प्रति चिंता आपके अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि उसी के सैलरी से आपका जीवन यापन, परिवार पोषण हो रही है। अगर वो आप ऐसा नहीं करते हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये पुण्य शुरू के दिन मैंने यही बात उन लोगों से कहा था। यद्यपि ये बात मैंने आपसे कई बार भी कहा हूँ, आज भी, क्योंकि ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है जीवन में उतारना। इसको पुनः पुनः बोलना पड़ता है। ये रिपीटिशन भी इसकी आवश्यकता होती है। मैं देखता हूँ ना, प्रज्ञा पारमिता में हर पेज पर बाह्य शून्यता, अभ्यंतर शून्यता बार बार आता है हर पेज में। रिपीटेशन जैसा क्यों हो रही है? क्योंकि दिक्कत है। परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं जो है रिपीट कर रहा हूँ। ये मन में रखिए, दिल में रखिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। और संस्थान किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, हम सबका सहयोग से जो है ये संस्थान आगे बढ़ेगा। बाकी बहुत ज़्यादा मैं योजना ये है वो है, मैं क्या करूं, यहीं पर हूं। लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज़रूर है कि इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या है, रिस्टोरेशन, ट्रांसलेशन, दुर्लभ योजना आदि है, वो बिल्कुल खाली होने जा रहे हैं। इसके लिए जो पहले रिम्पोची जी ने 1990 में ये रिग्रेस ट्रेनिंग का जो योजना था, 2 साल के लिए बच्चों को आचार्य के बाद या PhD के बाद जो रिग्रेस ट्रेनिंग वाला कोर्स था, मैं चाहता हूं कि उसको जो है शुरू करूंगा, रिग्रेस ट्रेनिंग, जिससे कि बच्चों को ट्रांसलेशन, रिस्टोरेशन करने लायक हम ह्यूमन रिसोर्स जो है तैयार कर सकें, जिससे कि डिपार्टमेंट जो है सही ढंग से चले। उस पर जोर दें। रिग्रेस ट्रेनिंग का जो योजना था, 2 साल के लिए बच्चों को आचार्य के बाद या PhD के बाद जो रिग्रेस ट्रेनिंग वाला कोर्स था, मैं चाहता हूं कि उसको जो है शुरू करूंगा, रिग्रेस ट्रेनिंग, जिससे कि बच्चों को ट्रांसलेशन, रिस्टोरेशन करने लायक हम
ह्यूमन रिसोर्स जो है तैयार कर सकें, जिससे कि डिपार्टमेंट जो है सही ढंग से चले, उस पर जोर देने का इच्छा है। बाकी पीएचडी से संबंधित तो जब मैं पहले 4 महीने के लिए था तो उसी समय मैंने शोध छात्रों को बुला करके जो है उनसे कहा था कि शोध जो है एक प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको जो है हमको जो है उच्च स्तरीय बनाना है, इसलिए हमने जो है शोध से संबंधित ऑर्डिनेंस हमने तैयार किया, एकेडमिक पास किया। आज हैंडबुक आपके पास है। अब शोध में जो है जो हम लोगों ने नियम बनाए उसको जो स्ट्रिक्ट रूप से आपको जो है फॉलो करना होगा, ये आपके लिए है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारा शोध का स्तर भी जो है अच्छा होगा, वो आपके ही हित में है, एक बात। और दूसरी बात देखिए, एक अध्यापक है ना जो पढ़ा रहा है वो अपने लिए है, अपने ज्ञान के लिए। कितना अच्छा प्रोफेशन है ये। टीचर का काम जो है हम पढ़ाते हैं तो अपने लिए है। जब हम पढ़ाते हैं दर्शन जैसा, कितना आनंद आता है। इंजॉय करना है अध्यापकों को। और आप वो विषय पढ़ा रहे हैं जिसको जो है नागार्जुन देंगनाथ आदि ने रचा है, जिसको जो है आप अपने श्राइन रूम में रखते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनके साहित्य को आप पढ़ा रहे हैं। उससे धन्य और क्या हो सकता है ये किसी व्यक्ति के लिए, एक बुद्धिस्ट के लिए है, जिसको आप धूप दीप देते हैं, थंगा बना के जैसे लटकाएं। यही लोग तो है ना हमारे असंग और ये नागार्जुन, इन्हीं के ग्रंथ को तो आप पढ़ाते हैं। उसको जो है अपने को इंजॉय करना है, ये लाइफ मीनिंगफुल हो रहा है, ये आपको सोचना है। और वहीं ट्रांसलेशन, रिस्टोरेशन, डिक्शनरी यूनिट जो काम करें वो आपके लिए है। आग एक पन्ना लिख रहे हैं वो आपका है, एक पुस्तक निकाल रहे हैं तो आपके नाम से रहेगा। आप तो इस संसार में रहेंगे नहीं रहेंगे, जब होगा तब रहेंगे, लेकिन आपका किताब रहेगा। सैलरी आपको दिया जा रहा है लाखों में, जो किताब आप लिख रहे हैं वो आपके नाम से है। देखिए कितना सौभाग्यशाली हैं आप लोग। अगर सैलरी लें फिर उस काम को नहीं, क्या हो रहा है उसको क्या समझना चाहिए, है ना। देखिए अपना फ़ायदा है, अपना हो रहा है। एक आर्टिकल लिख रहे हैं आपके लिए, एक पुस्तक लिख रहे हैं, एक अनुवाद कर रहे हैं आपके लिए है। तो ये है। हाँ, जो कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारी क्या नॉन एकेडमिक लोग हैं, उनको जो है फाइलें पलटना पड़ता है, बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन हासिल नहीं होता ये एक जगह पर, यदि उस फाइल को बहुत ईमानदारी के साथ अगर निपटारा करेंगे, वो एप्लीकेशन जो किसी दुखियारे का होता है, किसी समस्या का होता है, उस समस्या का आप समाधान करके देंगे तो उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। पुण्य कमाने के लिए आपके लिए भरपूर वो है क्या कहते हैं चांस, अवसर है। इस बात को मैंने जब लद्दाख में था, दलाई लामा जी आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में, मैं उनको वेलकम कर रहा था, तो उस दिन मैंने दलाई लामा जी के सामने मैंने ये रखा था। मैंने कहा जब मैं सारनाथ में रहा अध्यापक के रूप में, तो उस समय मैं अपने को जब क्वार्टर से क्लासरूम में आता था तो मैं मंजूश्री विजुलाइज करके आता था, अपने को डिवाइन जो विस्डम का डेटी है वो विजुलाइज करके मैं क्लासरूम में आता था और प्रेयर करता था कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उससे जो इन बच्चों का भविष्य बने, फ्यूचर बने, दशा मिले, दिशा मिले, ये मैं सोच करके मैं काम करता था। ऑन रिकॉर्ड है ये। दलाई लामा जी जब आए थे लद्दाख में, मैंने उनसे ये अपने वेलकम स्पीच में ये कहा था। फिर वहीं आज मैंने कहा कि आज मैं इस CIBS में एक डायरेक्टर के पद पर हूँ, उसमें जो फाइल मेरे पास आता है, मेरे टेबल पर जो फाइल आती है, उस फाइल को मैं कोरा कागज़ पर कुछ लिखा हुआ नहीं मानता हूँ, ऐसा अक्षर भर नहीं मानता। मैं उसको बहुत संवेदनशील होता हूँ उससे, उसमें किसी परिवार का जो है समस्या बच्चे का समस्या को लेकर के है, बहुत कुछ है वो, इसलिए जो है उसको मैं तुरंत निपटारा करने का मैं चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ करके। तो ये मैं नॉन टीचिंग आप लोगों से जो फाइल पलटते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करने चाहूँगा, उस दर्द के साथ, उस पेन के साथ, उस फाइल में जो है किसी का दुख, दर्द, पीड़ा है, इसको हमको जो है निपटारा करना है। यही अवसर है जब हमारे पास पावर है, कुछ करने की क्षमता है, तो उसमें ये करना चाहिए। ये पावर तो हमेशा तो रहता नहीं, रिटायरमेंट को तो छोड़ के जाना ही होता है। इसलिए अपने शक्ति का सदुपयोग, जैसा आप लोग
कीजिए, करने का चेष्टा कीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो बाकी काम तो अपने से होते जाएगा। मेरे ख्याल यही दो चीज़ें मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिल करके निश्चित रूप से हिज होलीनेस जी ने जिस उद्देश्य से, जिस दूरदृष्टि से इस संस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने सोचा था, उसमें हम सफल हों, उसको पूर्ण कर सकें। और वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमको अनुदान दे रही है वो बेकार ना जाए, वो मीनिंगफुल हों, क्योंकि एक एक रुपये देश की गरीब जनता का कर है, टैक्स से जमा किया हुआ पैसा है, उसका उपयोग सही मायने में हो और उनके ऋणी को समझे, है ना। इस ऋणी भाव के साथ हम लोग एक साथ जुड़कर मिल कर के काम करें, मैं समझता हूँ फिर हमारा संस्थान आगे बढ़ेगा। और दूसरा एक अंत में यही कहना चाहूँ, मेरे लिए मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं बिल्कुल वो हूँ साधारण, ठीक है। मेरा दरबार आपके लिए फ्री है, ओपन है। मेरे पास कोई वहाँ नहीं रहेगा दरवाजे पर परमिशन लेते हुए आने। जो कुलपति लोग होते हैं ताम झाम के साथ, ताम झाम मैंने अपने जीवन में सीखा ही नहीं। जो मैं अगर किसी का काम में आ सकूं वही सबसे बड़ा मेरा ताम झाम है। मुझे कोई हिचक नहीं है, मुझे यहाँ से दमयक स्तूप के पास रिक्शा पर चढ़ के जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं रिक्शा से सारनाथ जा सकता हूँ, परिक्रमा करके आ सकता हूँ। ये नहीं कि मैं कुलपति हूँ, ये क्या होगा, इसका मुझे कोई भी चिंता नहीं है। इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, करते भी रहा हूँ। तो इसलिए मेरा दरबार या मेरा ऑफिस आपके लिए बिल्कुल ओपन है। कोई भी समस्या हो लेकर आइए, मैं उस पर प्रजातांत्रिक रूप से विचार करूँगा। जो सही है सही है, गलत है तो मैं सीधा बोलने वाला मैं हूँ। कभी कभी ये थोड़ा वो हो जाता है, अजीब जैसा लगता है, अरे एक अधिकारी है, कुलपति हो तुम, इस प्रकार की बातें नहीं करना जैसा। नहीं, ये मेरे से होता नहीं, क्योंकि अंदर से जो आता है या तो गुस्से से आता है या तो दर्द से आता है। तो उसमें शब्दों में वो कहाँ आएगा, ले कहाँ आएगा नहीं आ सकता ना, वो नहीं आ सकता है। तो मेरे लिए तो परेशानी नहीं है। कभी मैं अंतर्मुखी होकर सोचता हूँ, मैं बोल तो देता हूँ, मैं तो क्योंकि पिछले 40 सालों से अनिच्छा इम्परमानेंट अनिच्छा करके सिर्फ मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। किसी को बोल दिया तो मैं भूल जाता हूँ, किसी को मैंने क्या बोल दिया भूल जाता, 1 मिनट के अंदर फिर मैं हंसता हूँ उसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास कोई अटैचमेंट या ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब किसी को तीर लगना हो वो तो लग चुका, लेकिन वो तो मैं नहीं हूँ, क्या किया जाए। इस चीज़ को भी मैं जानता हूँ, लेकिन जिसको तीर लगा है उसको भी ये सोचना है ना, अनिच्छा है, क्षणिक है, बोल दिया तो निकल गया, क्यों होल्ड करके बैठे हैं। उनका वो अज्ञानता है। मैं 2 दिन पहले बोला तो उसको क्यों होल्ड करके रखना है, नहीं तो वो तो बीत गया ना, बीता कि नहीं। तो उसको बीते बात को आप जो है अपने मन मस्तिष्क में लाना, वो आपकी अज्ञानता है, प्रयास कीजिएगा तो यदि मेरे द्वारा किसी को हर्ट होगा तो मैं क्षमा याचना करूँगा। वो क्योंकि अधिकारी है, गलत दिखता है तो गलत बोलना पड़ता है। मेरे को भी मैडम जी अगर गलती हो रही है तो डायरेक्ट बोलिएगा साफ साफ, नहीं तो मैं समझूंगा नहीं। आप लोग सब अकाउंट सेक्शन हो या जो भी सेक्शन हो, अगर कुछ गलती हो रहा हो तो स्पष्ट बोलना है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तभी मैं समझूंगा। तो मैं भी जो बोलूँगा वो स्पष्ट ही बोलूँगा, वो किसी प्रकार का एजेंडा को लेकर के नहीं बोलूँगा, ठीक है। इतना मैं आप लोगों से कहने, बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन किया। बस आप लोग भी दुआ कीजिए हमारा संस्थान आगे बढ़े। चिरतन खेनम्पा तो हिंदी माखेंगे फलछया दिन केजे इनारे लेजे पा इनारे संगमा खेंगे और तीछे दो मिक्सल की तने नी बोई नंगला ताता तने शुने yang tu zo rengpo nang chen tong ai na tने लोकटुक तो की से
로드요도 또세 카보는 지 차사리 힌디 능라 시야디네 다디 능라 야가 몽보지 양 보게 미킨 게냐 요래 데인도 다 드니 보이는 드니 닝던서다 도르두이서다 제 슈와이나 드니 certain